तो दोस्तों मेरे पास एक सैमसंग का M32 आया है, पर कई केस में ऐसा होता है कि आपका मेन पत्ता सबबोर्ड चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो थर्मिस्टर आपका बैटरी के अंदर भी हो सकता है और आपका सबबोर्ड भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना भाई। हेलो दोस्तों, मैं स्क्रीन फिक्सर से कृष्णा ठाकुर। तो दोस्तों मेरे पास एक सैमसंग का M32 आया है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो है चार्जिंग एरर आ रहा है कि जैसे हम चार्जिंग पे इसको लगाते हैं तो चार्जिंग एरर आ रहा है, टेम्परेचर हाई टू लो। आपको पता है प्रॉब्लम आती है बहुत सारे मॉडलों में कि जब हम चार्ज लगाते हैं तो चार्ज नहीं होता है, चार्जिंग का एरर आता है, यानी टेम्परेचर एरर भी होता रहता है। और टेम्परेचर एरर जो आता है आपका, उसके लिए एक थर्मिस्टर होता है। थर्मिस्टर की प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम आती है। पर ये जो मेरे पास मॉडल है M32, इसका जो थर्मिस्टर लगा हुआ है सबबोर्ड में, अब जरूरी नहीं है कि थर्मिस्टर ही खराब हुआ हो। अगर लाइन में प्रॉब्लम हो जाती है तब भी एरर आएगा, या पावर आईसी ने वोल्टेज नहीं दिया तब भी ये एरर आएगा, या उसको CPU रीड नहीं कर पाया तब भी वो एरर आएगा। तो प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आपके पास अगर कोई फ़ोन आता है जिसके अंदर चार्जिंग का एरर है यानी टेम्परेचर का एरर है तो किस तरह से उसको सॉल्व करना है। फिलहाल मेरे पास सैमसंग M32 मॉडल है और सैमसंग में बहुत सारे मॉडलों में प्रॉब्लम आती है। आपने ये किया भी होगा कि आपने मेन पत्ता और सबबोर्ड को चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व की होगी। बहुत सारे भाई करते हैं कि टेम्परेचर का एरर आता है सैमसंग वगैरह में या OnePlus में, तो आपका मेन पत्ता या सबबोर्ड को चेंज कर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। पर कई केस में ऐसा होता है कि आपका मेन पत्ता सबबोर्ड चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो आज हम उसको समझने वाले हैं कि अगर आपकी मेन पत्ता सबबोर्ड चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती उसके लिए क्या करना है और इस फोन में क्या सॉल्यूशन है। तो आइए पहले हम चलते हैं बोर्ड पे। तो थर्मिस्टर आपका बैटरी के अंदर भी हो सकता है और आपका सबबोर्ड भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना भाई। आपका मेन पत्ता यानी सबबोर्ड में भी हो सकता है और बैटरी के अंदर भी हो सकता है। और आप पहचान कर पाओगे कि बैटरी के अंदर या सबबोर्ड के अंदर है। सबसे पहले जो आपका थर्मिस्टर होता है उस पर एक 1.8 वोल्टेज आता है, और जो आपका 1.8 वोल्टेज जाता है वो आपका जाता है पावर आईसी से। तो यहाँ से पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज निकलता है और इसके बीच में सीरीज में एक रजिस्टर लगा होता है। ये जो उसका रजिस्टर है ये नॉर्मल रजिस्टर होता है, और जो थर्मिस्टर को रीड करता है ना, रीड करती है आईसी, वो आपका CPU भी हो सकता है, पावर भी हो सकती है और आपकी चार्जिंग आईसी भी हो सकती है, यानी इनमें से कोई भी आईसी आपकी रीड कर सकती है। बाकी मेन फंक्शन यानी आपको चार्जिंग का एरर आता है, टेम्परेचर का जो भी एरर है या फोन में कोई भी फंक्शन होता है वो CPU की वजह से ही होता है। अगर वो चार्जिंग आईसी के अंदर रीड कर रही है, चार्जिंग आईसी या पावर आईसी कर रही है, तब भी इन्फॉर्मेशन CPU के पास ही जाती है, डायरेक्ट आपकी CPU में ये लाइन आपकी जाती है। तो यहाँ से मान लो हम CPU लगा लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये CPU लगा हुआ है, तो CPU इसको क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। अब इस लाइन में कितने वोल्टेज आ रहे हैं आपके 1.8 वोल्टेज। तो पहला रजिस्टर सीरीज का होगा, यही यहाँ पे दूसरा रजिस्टर जो आपका रहेगा दोस्तों वो आपका पैरेलल का रहेगा, और यहाँ पे जो थर्मिस्टर होता है वो यही रहता है दूसरी वाला। तो यहाँ पे आपको कोड मिल सकता है, TH लिखा हुआ मिल सकता है, NTC लिखा हुआ मिल सकता है, या आपका बैक ऑन लिखा हुआ मिल सकता है, और इस तरह से आपको क्रॉस भी लगा हुआ मिल सकता है। डायग्राम के अंदर आप जब देखोगे तो ये आपका कोड या इस तरह से सिंबल रहेगा जिससे कि आपको पहचान होगी थर्मिस्टर है। और थर्मिस्टर इन दोनों रजिस्टरों में हमेशा सेकंड वाला रहेगा, यानी R1 रहेगा। ये जैसे R1 है और ये R2 है तो R2 रहेगा। और वैल्यू की बात करूँ तो अभी मान लो हम 100K का लगा लेते हैं, इसे भी 100K का लगा लेते हैं और इसको भी 100K का लगा लेते हैं, तो दोनों वैल्यू रजिस्टर की क्या रहेगी आपकी, सेम होगी। और मैंने आपको बताया है कि जब दोनों रजिस्टर, अब ये क्या है, डिवाइडर सर्किट ही तो है। जो थर्मिस्टर आपका काम कर रहा है किस बेस पे काम कर रहा है, डिवाइडर सर्किट के बेस पे काम कर रहा है। यहाँ पे दोनों जो रजिस्टर लगे हुए दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है तो उसका जो आउटपुट रहेगा वो कितना रहेगा आपका 0.9। एक साथ सभी बोला करो ना। जो आपका इसका आउटपुट रहेगा वो कितना, आधा रहेगा। कितना रहेगा आधा इसका, 0 रहेगा 0.9, क्योंकि दोनों रजिस्टरों की जो वैल्यू क्या है आपकी सेम है। तो जब सेम होती है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो आपका आउटपुट क्या रहता है, आपका आधा हो जाता है। तो आपके थर्मिस्टर में ऐसे दिया जाता है। अच्छा, थर्मिस्टर बाकी आपका 100 का भी हो सकता है, 80 का भी हो सकता है, 47 का भी हो सकता है, 33 का भी हो सकता है, और आपका 62K का भी हो सकता है। तो इनमें से कितनी भी वैल्यू का आपका हो सकता है। ज़्यादातर आप देखते हो 100 का, 80 का आपको ज़्यादातर ये रजिस्टर आपको दिखाई देते हैं, समझे। अब होता क्या है, ये जो आपका रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला रजिस्टर R2 रजिस्टर, ये R तो आपको ऊपर मेन बोर्ड में मिल ही जाएगा, पर जो R2 रजिस्टर होगा यही आपका सब बोर्ड में चला जाएगा, यही आपका बैटरी के अंदर चला जाएगा। क्योंकि आपको पता है ये आपका फोन है, यहाँ पे आपका मेन बोर्ड लगा हुआ है, इधर आपका सब बोर्ड लगा हुआ है, और इसमें कनेक्टर रहेगा, यहाँ पे पत्ता कनेक्टर रहता है ना, यहाँ कनेक्टर रहेगा। उसके बाद पावर लगी रहेगी,
सीपीयू लगा रहेगा यहाँ पे, सीपीयू, और इधर होगी पावर। अब पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज गया, यहाँ पे बीच में रजिस्टर लग गया और ये सीपीयू में चला गया। जैसे यहाँ पे ये रजिस्टर लग के सीधी लाइन सीपीयू के अंदर जा रही है ना, वही सिचुएशन ही आपकी यहाँ पे गई सीपीयू के अंदर चलेगी। अब यहीं से जो रजिस्टर रहेगा थर्मिस्टर, अगर मान लो सब बोर्ड के अंदर है तो सब बोर्ड में वो यहीं पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा, ऐसे ग्राउंड से कनेक्ट रहेगा, समझे। और यहाँ से जो आपकी लाइन आएगी, ये आपका पत्ता ऐसे कनेक्ट रहता है क्योंकि इसमें चार्जिंग का हो गया, माइक का हो गया और उसके बाद रिंगर का हो गया, तो ये लाइन आपकी कनेक्ट होती है, इसलिए आपका ये मेन पत्ता होता है, सारे कनेक्शन आपके इससे जाते हैं। तो यहीं से लाइन आपकी क्या आएगी, यहाँ से ये लाइन आएगी यानी पैरेलल की, और ये लाइन आके सब बोर्ड के द्वारा और यहाँ से सीधी किसके अंदर चली जाएगी, रजिस्टर के अंदर चली जाएगी, जो आपका थर्मिस्टर लगा हुआ रहेगा। अब होता है कई बार क्या होता है कि आप कनेक्टर निकाल रहे हो, लगा रहे हो, कई बार कार्बन आ गया, या कार्बन आने से क्या होता है आपने ऊपर से पत्ता कनेक्ट तो कर दिया, पर क्या होगा वो लाइन है वो छुप गई, समझ में, यानी डिस्कनेक्ट होगी। जब लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो यहाँ पे उस वोल्टेज को क्या नहीं कर पाएगा, ये ग्राउंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो दोनों ही रजिस्टर कर रहे हैं। अगर ये रजिस्टर को हम हटा देंगे तो यहाँ तो पूरा वोल्टेज जाएगा ना, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बाकी पूरा वोल्टेज जाएगा। जब पूरा वोल्टेज जाएगा, सीपीयू को तो उतना पता है ना, सीपीयू को जो पता लग रहा है कि कब, सीपीयू को जो पता लग रहा है कि फोन हीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किससे पता लग रहा है, वोल्टेज से पता लग रहा है, वोल्टेज से पता लग रहा है ना। बाकी सीपीयू को ऐसा तो है नहीं कि ये पूरा बोर्ड हीट हुआ, सीपीयू हीट हुआ, जब उसे पता लगा कि चार्जिंग का एरर आ रहा है यानी बोर्ड हीट हो रहा है चार्जिंग के टाइम पे, उसको सिर्फ पता लग रहा है वोल्टेज की वजह से। अब ये वोल्टेज जा रहा है, ये आपका रेशियो इसका कम ज्यादा होता है, उसके कारण आपके फोन में टेम्परेचर का एरर आता है। अब यहाँ से हमने रजिस्टर को हटा दिया, मान लो यहाँ से पत्ता आपका डिस्कनेक्ट हो गया, तो डिस्कनेक्ट होने से क्या होगा, वोल्टेज जो भी आ रहा है वो आपका पूरा जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो अब यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, या मेन पत्ते से भी लाइन ब्रेक हो सकती है, या यहाँ इस पॉइंट से सब बोर्ड के अंदर ही कनेक्टर से आपके जो रजिस्टर के लिए जा रही है लाइन, वो भी आपकी लाइन ब्रेक हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो प्रॉब्लम तो कहीं से भी हो सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम इसका डायग्राम ओपन कर लेते हैं और आपको एरर भी शो कराता हूँ किस तरह से आपका एरर दे रहा है फोन के अंदर। तो चले